मैगजीन है। तो गाइस कल मैं थोड़ा बिजी थी इसलिए कल रात मैगजीन नहीं आ पाई। ये कभी कभी ही होता है, वंस इन अ वाइल। इट डजंट मीन कि भी हमेशा ऐसा ही होगा, लाइक लास्ट वीक भी ऐसा हुआ है, बट इट डजंट मीन ना कि भी हमेशा ऐसा होगा। ठीक है, तो चलिए हम आज की फर्स्ट न्यूज स्टार्ट करते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी अनाउंसेस लिबरलाइज्ड गाइडलाइंस फॉर जियो स्पेशियल डाटा। देखो गाइस, ये जो हमारी न्यूज है साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कवर होगी, क्योंकि इसमें हम मेनली पढ़ेंगे जियो स्पेशियल डाटा क्या होता है और डीएसटी ने अभी क्या गाइडलाइंस क्या करी है, अनाउंस करी है, ताकि हम जियो स्पेशियल डाटा को लिबरलाइज कर सके। लिबरलाइज मतलब कि थोड़ा सा हम उसको फ्रीडम दे सके, या फिर जो जियो स्पेशियल जो डाटा है उसको हम किस तरह से शेयर कर सके। सिंपल बात है, ठीक है। अब हम सबसे पहले ये पढ़ते हैं जियो स्पेशियल डाटा होता है क्या। देखो भाई, जियो का मतलब होता है अर्थ, ठीक है। तो जियो स्पेशियल डाटा में वो डाटा होता है, चाहे वो नेचुरल हो या फिर मैनमेड हो, या जो फिजिकल हो या फिर कोई इमेजिनरी फीचर्स हो, किसके, या तो हमारे अर्थ के, या तो ग्राउंड से ऊपर या ग्राउंड के नीचे, ठीक है, या बिलो द अर्थ या द अबव द अर्थ। जो भी डाटा है, चाहे वो रिलेटेड टू फिजिकल इमेजिनरी फीचर्स हो, चाहे नेचुरल हो, चाहे मैनमेड हो, वो सभी डाटा जो है वो इंक्लूड करता है किसमें, जियो स्पेशियल डाटा में। इसके अलावा कुछ बाउंड्रीज हो गए, क्या पॉइंट्स ऑफ इंटरेस्ट है, कहाँ पे नेचुरल फिनोमिना हो रहे हैं, मोबिलिटी डाटा हो गया, वेदर पैटर्न, स्टेटिस्टिकल इन्फॉर्मेशन, ये सब जियो स्पेशियल डाटा में आता है, ठीक है। इसमें हम क्या क्या कंबाइन करते हैं, क्या लोकेशन इन्फॉर्मेशन है उसको कंबाइन करते हैं, या कुछ और इन्फॉर्मेशन जैसे किसी ऑब्जेक्ट्स की कैरेक्टरिस्टिक क्या है, या किसी इवेंट या फिनोमिना कंसेप्ट। लाइक आप मानसून ले लो, मानसून किस तरह से, क्या कैरेक्टरिस्टिक, अगर जैसे मानसून कितने डिफरेंट पैरामीटर्स हैं जो मानसून को इफेक्ट करते हैं, ठीक है। तो उसकी को पूरी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसको हम मतलब कि इसमें कंबाइन करते हैं, ठीक है। या कुछ टेम्पोरल इंफॉर्मेशन, मतलब कि टाइम एट विच लोकेशन एंड एट्रीब्यूट्स एग्जिस्ट, मतलब कि किस टाइम पे कहाँ पे वो लोकेशन, मतलब कोई भी वो इवेंट जो हो रहा है उस सब की क्या करना है, इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना, ये जियो स्पेशियल डाटा में आता है, ठीक है। जो हम टेक्नोलॉजी यूज करते हैं जियो स्पेशियल डाटा को कैप्चर करने में, वो एक तो लिडार हो गया, कुछ सैटेलाइट बेस्ड रिमोट सेंसिंग होगी, मोबाइल फोन सेंसर हैं, ये सब हमारे पास टेक्नोलॉजी है जिसके थ्रू हम अपने जियो डाटा को क्या करते हैं, कैप्चर करते हैं। इसमें मेनली वो इन्फॉर्मेशन होती है जो पब्लिक इंटरेस्ट में होती है, जैसे रोड्स, लोकेलिटीज, रेल लाइंस, वाटर बॉडीज, पब्लिक अमेनिटीज, ये सब की इन्फॉर्मेशन इसमें होती है, ठीक है। प्रेजेंटली क्या है, कहीं ना कहीं जो जियो स्पेशियल डाटा से रिलेटेड स्ट्रिक्ट रेगुलेशन है कि किस तरह से आप इसको कलेक्ट करोगे, स्टोर करो, यूज करो, और फिर अगर आपको सेल करना है, ठीक है, या फिर आपको जियो स्पेशियल डाटा की मैपिंग करनी है, डिसेमिनेशन, इन सब के लिए भी जो भी है ना स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस है। लाइक सपोज करो आप क्या करते हो, डाटा को कलेक्ट करते हो, ठीक है, तो उस डाटा को कलेक्ट करने में, स्टोर करने के लिए, या फिर अगर आप किसी को सेल कर रहे हो, तो इन सब के प्रोसीड्योर के लिए बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट रेस्ट्रिक्शंस हैं, ठीक है। ये जो रेगुलेटरी रेस्ट्रिक्शंस हैं, इसकी वजह से क्या होता है, इंडिया के इनोवेशन में कहीं ना कहीं क्या आ रहा है, कहीं ना में ये एक ना ऑब्स्ट्रक्शन बन रही है, ठीक है। ये हिंडर करिए इंडिया की इनोवेशन में इन मैपिंग टेक्नोलॉजीज। क्यों? क्योंकि आपको क्या पहले इतनी जो रिस्ट्रिक्शंस है उसको फेस करना पड़ता है, ठीक है। तो अभी क्या कर रहा है, इस सेक्टर को डीरेगुलेट किया जा रहा है, कुछ अप्रूवल्स हैव बीन डन अवे विद, ठीक है। मेरी बात आपको समझ में आई। हम क्या करेंगे, डीएसटी क्या कर रहे हैं, कुछ लिबरलाइज करिए ताकि हम अपनी इंडियन इनोवेशंस को और आगे लेके जा सके। क्यों? क्योंकि अभी ये जो स्ट्रिक्ट रेस्ट्रिक्शंस है उसकी वजह से जो हमारी इंडियन इनोवेशन है वो कहीं ना कहीं ऑब्स्ट्रक्ट हो रही है, ठीक है। अभी क्या किया जाएगा, इसको सेक्टर को क्या किया जाएगा, नाउ सेक्टर विल बी डीरेगुलेटेड एंड एस्पेक्ट्स लाइक अप्रूवल्स हैव बीन डन अवे विद, ठीक है। अब इस सेक्टर को अगर हम डीरेगुलेट कर देंगे तो इस सेक्टर जो ये काम करता था, लाइक हर चीज को अप्रूवल करना, वो काम इससे छीन लिया जाएगा, ठीक है। मतलब कि अब हर एक छोटी चीज के लिए इससे अप्रूवल की जरूरत नहीं लेनी पड़ेगी, ठीक है। अब क्या गाइडलाइंस है, अभी जो इंडियन एंटिटीज हैं उनको कोई प्रायर अप्रूवल नहीं लेनी पड़ेगी, ना ही उनको कोई सिक्योरिटी क्लियरेंस करना होगा, ना ही उन्हें लाइसेंस करना पड़ेगा, ठीक है, फॉर एक्विजिशन एंड प्रोडक्शन ऑफ जियो स्पेशियल डाटा एंड जियो स्पेशियल डाटा सर्विसेज इंक्लूडिंग। मेरी बात आपको समझ में आई गई होगी कि जो भी इंडिया की कंपनीज है, अगर कोई वो जियो स्पेशियल डाटा क्या कर रही है, प्रोड्यूस कर रही है, या कोई भी मैपिंग कर रही है, तो उनके लिए उन्हें कोई प्रायर अप्रूवल नहीं चाहिए, कोई उन्हें क्लियरेंसेस नहीं देने, और ना ही उनको कोई लाइसेंस प्रोवाइड चाहिए, ठीक है। इसके अलावा वही इंडियन एंटिटीज जियो स्पेशियल डाटा को ओन कर सकती है, रख सकती है, या स्टोर कर सकती है फाइनर देन 1 मीटर हॉरिजॉन्टली एंड 3 मीटर वर्टिकली, ठीक है। इसके अलावा जो फॉरेन एंटिटीज है, हाँ, उनको लाइसेंस लेना पड़ेगा अगर उनको डाटा क्या करना है, स्टोर करना है, लेकिन वो ओन नहीं कर सकते उस डाटा को, ठीक है। इसके अलावा जो नेगेटिव लिस्ट ऑफ सेंसिटिव एट्रीब्यूट्स हैं उनको रेगुलेशन रिक्वायर है, मतलब कि कहीं कंपनीज ऐसी होती हैं जिनको आपने लाइक कुछ इश्यूज ऐसे होते हैं जो मतलब कि काफी सेंसिटिव होते हैं, उनके लिए आपको रेगुलेशन चाहिए होगी,
और कोई भी अभी तक ऐसे नेगेटिव लिस्ट में है ही नहीं कोई प्रोहिबिटेड एरिया। ठीक है, कुछ एरियाज ऐसे होते हैं जो नेगेटिव लिस्ट में होते हैं। ठीक है, उस लिस्ट में अगर आपको उसका डाटा रिकॉर्ड करना है तो आपको रेगुलेशंस की रिक्वायरमेंट होगी, उसको फॉलो करना होगा। ठीक है, लेकिन हाउएवर ऐसी अभी कोई भी नेगेटिव लिस्ट ऑफ प्रोहिबिटेड एरियाज नहीं है। सिग्निफिकेंस क्या है ये आप अभी तक समझ चुके होंगे। इससे क्या होगा, हम इस जियो स्पेशल डाटा के सेक्टर में अपनी इनोवेशन को बूस्ट कर सकते हैं और एक लेवल प्लेइंग फील्ड बना सकते हैं पब्लिक और प्राइवेट एंटिटीज के लिए। इसके अलावा हम इंडियन कंपनी, ऑफकोर्स अगर इंडियन कंपनीज को मौका मिलेगा कि उनकी रिस्ट्रिक्शंस हटेंगी तो वो क्या करेंगे, ग्लोबल मैपिंग इकोसिस्टम में भी कम्पीट करेंगी। इसके अलावा एड आत्मनिर्भर पॉलिसी में इंडिया क्या कर रहा है, कहीं ना कहीं फॉरेन रिसोर्सेज पे काफी ज्यादा हैविली रिलाई कर रहा है। ठीक है, फॉर मैपिंग टेक्नोलॉजीज एंड सर्विसेज। ठीक है, मतलब कि सिंपल बात ये है कि अगर आत्मनिर्भर में हमारा क्या करना है, हमें सेल्फ रिलायंट बनना है। ठीक है, तो अगर हम सेल्फ रिलायंट बन जाएंगे तो इससे हम क्या करेंगे, इवन कि हम ग्लोबली भी लोगों को हेल्प कर सकते हैं इन मैपिंग टेक्नोलॉजीज एंड सर्विसेज। ठीक है, इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, जैसे इमरजेंसी कोई भी डिजास्टर आ रहा है, ये सब आ रहा है, तो इमरजेंसी रिस्पॉन्स में हमको काफी अच्छे से प्रिपेयर रह सकते हैं। इसके अलावा हम अपनी प्लानिंग और रिसोर्सेज की मैनेजमेंट को इंप्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये सब समझ में आया होगा। नेक्स्ट न्यूज पढ़ते हैं। ओवर 1 करोड़ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज रजिस्टर्ड इन कंट्री ओवर पीरियड ऑफ 5 ईयर। देखो गाइस, ये जो हमारी न्यूज है इकोनॉमी सेक्शन में कवर होगी। अभी क्या है, पिछले 5 साल में देखा गया जो एमएसएमई जो रजिस्टर्ड हुई है वो 1 करोड़ से ज्यादा हुई है। ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जितना एमएसएमई अगर हमारा सेक्टर बढ़ रहा है तो हमारा जो सेकेंडरी सेक्टर है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, वो इंडिया का स्ट्रॉन्ग हो रहा है। ठीक है, अभी क्या है, हमारी जो एमएसएमईज में 6 करोड़ से ज्यादा एमएसएमईज है। ये जो सेक्टर है ये इकोनॉमी के बैकबोन है, आप सबको पता है, क्योंकि जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वही हमें एक्चुअल में आत्मनिर्भर बनाती है और ये काफी क्रूशियल रोल प्ले करता है और ये कहीं ना कहीं 11 करोड़ लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है, जो रफली कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं नियर अबाउट 30% टू जीडीपी। और कंट्री, क्योंकि देखो जितना हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर अच्छा होगा तो कंट्री के एक्सपोर्ट्स भी उतने ज्यादा होगा। ठीक है, तो नियर हमारी यहाँ पे 6 करोड़ से ज्यादा एमएसएमईज है, जिसकी वजह से 11 करोड़ लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलती है, 30% जीडीपी में कंट्रीब्यूट होता है और नियर अबाउट जो हाफ ऑफ द एक्सपोर्ट्स होते हैं वो इन एमएसएमईज के थ्रू होते हैं। ठीक है, एमएसएमईज इट ऑल्सो हेल्प इन इंडस्ट्रियलाइजेशन रूरल और बैकवर्ड एरियाज में, जिस वजह से वो हमारे जो रीजनल एम्बेलेंसेज है उसको भी रिड्यूस करते हैं। ठीक है, हम देखो हर बात इंक्लूजन की बात करते हैं, इंक्लूसिव ग्रोथ की बात करते हैं, क्यों करते हैं, क्योंकि ताकि हम रीजनल जो इम्बेलेंसेज है उसको हम रिड्यूस कर सके और ज्यादा इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जो नेशनल इनकम या जो वेल्थ है उसको हम एश्योर करा सकते हैं। मतलब कि जितना हमारे जो इनइक्वालिटीज है उसको हम रिड्यूस कर सके और इक्वली मतलब पुअर और जो रिच है उनमें जो गैप है उसको कम कर सके और इक्वली जो है इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन दोनों में इक्वल हो और वेल्थ का भी। ठीक है, इसके अलावा एमएसएमईज के द्वारा क्या चैलेंजेस फेस किए जा रहे हैं आप सबको पता ही होगा, क्योंकि हम काफी बार पढ़ते हैं। एक तो हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कहीं ना कहीं थोड़ा बैकवर्ड है। इसके अलावा फॉर्मलाइजेशन की एब्सेंस है, मतलब कि फॉर्मल उनको स्टेटस नहीं मिला हुआ है। ठीक है, टेक्नोलॉजी अडॉप्शन वही कमी है, कैपेसिटी बिल्डिंग नहीं है। ठीक है, कुछ बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लिंक, देखो बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लिंकेजेस हमने काफी बार पढ़ा है। बैकवर्ड लिंकेजेस का मतलब क्या होता है, देखो एक तो होता है रॉ मटेरियल से जब प्रोडक्ट बनता है, ठीक है, और फिर प्रोडक्ट के बाद क्या है उसको हम जब आके मार्केट तक क्या करते हैं, प्रोड्यूस मतलब कि मार्केट तक उसको भेजते हैं। ठीक है, जब प्रोडक्ट बनने के बाद जो मार्केट तक जाता है ना, उसके बीच में जितनी भी प्रोसेस होती है, सप्लाई चेन नेटवर्क होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, फॉरवर्ड लिंकेज बोलते हैं। ठीक है, इसके अलावा प्रोडक्ट बनने से पहले जितने भी जो प्रोसेस होती है उसे हम क्या बोलते हैं, बैकवर्ड लिंकेजेस। ठीक है, जो भी आपको उसमें जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए या फिर उसके बाद फॉरवर्ड लिंकेज में जो आपको इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, लाइक ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज चाहिए, रोड चाहिए, रेल चाहिए, ये सब चीजों को हम क्या बोलते हैं, हमारा जो बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेजेस है ये कहीं ना कहीं अभी क्या है, थोड़ा बैकवर्ड है। इसके अलावा क्रेडिट फाइनेंशियल सपोर्ट कहीं ना कहीं कम है और जो इनकी जो कैपिटल एमएसएमईज की वो रिस्क पे रहती है, क्योंकि अभी जैसे कोरोना वगैरह ये तो कुछ भी चैलेंजेस वो फेस कर सकते हैं। इसके अलावा डिलेड पेमेंट की जो ये प्रॉब्लम फेस करते हैं या फिर जो सिक एंटरप्राइजेस की रिहेबिलिटेशन, तो ये सब कुछ चैलेंजेस है जो एमएसएमईज के द्वारा फेस किया जा रहा है। अब क्या इनिशिएटिव्स लिए गए हैं ताकि हम एमएसएमई सेक्टर को क्या कर सके, बूस्ट कर सके। सबसे पहले हमने इनके डेफिनेशन में रिवाइज किया, ये आप सबको पता ही होगा। ठीक है, देखो हमने क्या किया, जो एमएसएमईज की रिवाइज्ड क्या मतलब की डेफिनेशन किया, जरा हम पढ़ लेते हैं। देखो अभी जो देखो माइक्रो, स्मॉल और मीडियम होती है। माइक्रो में वो कंपनीज होती हैं जिनमें जो इन्वेस्टमेंट है वो प्राइमरी और मैन्युफैक्चरिंग इक्विपमेंट में 1 करोड़ से ज्यादा ना हो और एनुअल टर्नओवर उनका 5 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए। स्मॉल कंपनीज होती हैं जिनकी जो इन्वेस्टमेंट है 10 करोड़ से ज्यादा नहीं होनी चाहिए और टर्नओवर उनका 50 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए। मीडियम कंपनीज होती हैं जिनकी इन्वेस्टमेंट 50 करोड़ से ज्यादा नहीं होनी चाहिए और एनुअल टर्नओवर उनका 250 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए। सो दीज आर द डेफिनेशन ऑफ एमएसएमई। ठीक है, जो प्रीवियस डेफिनेशन है उनको अब आपको याद करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो हमने डिफाइनेशन को इनकी रिवाइज किया है और एक्सपोर्ट जो टर्नओवर है उनको कंसीडर नहीं किया जाता है इस टर्नओवर लिमिट में। ठीक है, तो ये याद करना है। इसके अलावा हमने एक उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल को लॉन्च किया था 2020 में, ताकि जो ट्रांजेक्शन टाइम है उसको हम रिड्यूस
रिड्यूस कर सकें और जो एंटरप्रेन्योर्स की जो कॉस्ट होती है उसको रिड्यूस कर सकें और अपनी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को हम प्रमोट कर सकें। ठीक है, जितना इंडिया में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस अच्छा होगा तो फॉरेन कंपनीज भी उसमें अट्रैक्ट होती हैं और ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट हमारे यहाँ करती है। ठीक है, इसके अलावा आत्मनिर्भर भारत के अंदर हमने काफी ज्यादा लोन रिलीफ प्रोवाइड किया है, जैसे कोलेटरल फ्री ऑटोमेटिक लोन। कोलेटरल फ्री मतलब कि बिना सिक्योरिटी को लोन मिलेंगे, फंड ऑफ फंड स्कीम्स, ये सब के अंदर। ठीक है, तो मैंने आपको पढ़ाया था NIIF के अंदर कि डिफरेंट टाइप ऑफ 3 तरह के फंड होते हैं। ठीक है, अभी हमने परसू करा। इसके अलावा हमने चैंपियंस पोर्टल भी मतलब कि लॉन्च किया था, जिसका एम था कि जो मेकिंग जो स्मॉलर यूनिट्स है, मतलब कि अगर कोई माइक्रो अगर इंडस्ट्री तो उसको थोड़ा बड़ा करके स्मॉल करो, स्मॉल को मीडियम करो, मीडियम को बिग इंडस्ट्री करो। तो चैंपियंस पोर्टल को इसलिए हमने लॉन्च किया था ताकि हम जो स्मॉलर यूनिट्स हैं उसको बड़ा बना सके, ताकि उनको उनके जो ग्रीवेंसेज हैं, जो भी उनकी दुख दर्द है, उनको एड्रेस कर सके, उनको एनकरेज कर सके थ्रू आउट द बिजनेस लाइफ साइकिल। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज है इनिशिएटिव्स अंडर द नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन। देखो गाइस, ये हमारा देखो फूड सिक्योरिटी मिशन हमारा इकोनॉमी के अंदर जो एग्रीकल्चर सेक्शन है उसके अंदर कवर होगा। बाकी देखो ये सोशल इश्यूज में भी कवर हो सकता है। ठीक है, जो नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन है ये 2007-8 में लॉन्च हुआ था और ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, मतलब कि सेंटर और स्टेट दोनों के द्वारा इसमें फंडिंग दी जाती है ताकि हम अपनी राइस, व्हीट और पल्सेस की प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सके। और वो हम कैसे इंक्रीज कर सकते हैं? अगर ऑफ कोर्स हमें अपना एरिया एक्सपेंड करना पड़ेगा और प्रोडक्टिविटी को हमें इंक्रीज करना होगा। ठीक है, अपनी जो सोइल फर्टिलिटी है और सोइल की प्रोडक्टिविटी है उसको रिस्टोर करना होगा, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करना होगा और फार्म लेवल इकोनॉमी को एनहेंस करना होगा। ठीक है, प्रेजेंटली देखो जो नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन के अंडर किया है डिफरेंट इसके सब कंपोनेंट्स है। जैसे नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन एक राइस के लिए है, एक व्हीट के लिए, एक पल्सेस के लिए, कोर्स सीरियल्स के लिए होगी, जैसे आपका बाजरा हो गया। ठीक है, न्यूट्री सीरियल्स के लिए हो गया, फिर कमर्शियल क्रॉप। तो इसके अंदर डिफरेंट सब कंपोनेंट्स है। इसका जो फंडिंग पैटर्न है वो किस तरह से है? देखो 2015-16 में ये बताया था कि अभी हमने क्या बोला कि सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है, मतलब कि सेंटर और जो स्टेट है दोनों इसमें क्या करते हैं, फंड करते हैं। ठीक है, तो इसमें जो सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट में जो फंडिंग का पैटर्न होता है वो 60 और 40 रेशियो में होता है नॉर्मल स्टेट्स के लिए। बाकी अगर नॉर्थ ईस्ट और हिली एरियाज है तो उसमें जो सेंटर और स्टेट के जो शेयर होता है फंडिंग का वो 90:10 होता है, मतलब कि 90% जो फंडिंग होता है वो सेंटर प्रोवाइड करता है, 10% फंडिंग ओनली स्टेट करता है। इसके हिसाब से जो अलग जो स्टेट्स हैं वो 60% में जो फंडिंग है वो सेंटर देता है और 40% कौन देता है? स्टेट देता है। ठीक है, अभी क्या है 2014-15 से 2019 बीच में इसका क्या मतलब कि क्या रिजल्ट है जरा हम देख लेते हैं। कहीं ना कहीं जो हमारा टोटल फूड ग्रेन प्रोडक्शन है वो इंक्रीज हुआ है। पहले 252 मिलियन टन था, अब कितना है? 296 मिलियन टन है। इसके अलावा जो हमारी प्रोडक्टिविटी है, देखो प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी में क्या फर्क होता है? प्रोडक्शन क्या होता है, हम टोटल देखते हैं कि कितना आ रहा है, उसमें हम लैंड नहीं देखते कि कितना लैंड में आ रहा है। प्रोडक्टिविटी ये बताता है कि हमारी मतलब कि कम लैंड में ज्यादा प्रोडक्शन हो रही है। ठीक है, तो जितना कम लैंड में ज्यादा प्रोडक्शन होगी इसका मतलब प्रोडक्टिविटी हमारी ज्यादा है। ठीक है, इसके अलावा हमारी जो प्रोडक्टिविटी है वो फूड ग्रेन्स की बढ़ी है। पहले 1 हेक्टेयर में 2028 kg जो अनाज उगता था, अब कितना बढ़ रहा है? अब 2325 kg फूड ग्रेन उग रहा है 1 हेक्टेयर में। ठीक है, इसके अलावा पल्सेस की प्रोडक्शन बढ़ी है। पहले 17.15 मिलियन टन था, अब 23.15 मिलियन टन हो गया। इसके अलावा 100 लाख हेक्टेयर एरिया से ज्यादा की उसको माइक्रो न्यूट्रिएंट से ट्रीट किया गया है, बायो फर्टिलाइजर से ज्यादा ट्रीट किया गया है, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट से ट्रीट किया है। देखो ये सब हम काम क्यों कर रहे हैं? ताकि हम सोइल फर्टिलिटी को रिस्टोर कर सकें। ठीक है, या फिर जो केमिकल फर्टिलाइजर्स के यूज की वजह से जो हमारी सोइल की फर्टिलिटी जो गायब हो चुकी है या फिर जो भी उस पर इफेक्ट पड़ा उसको हम रिस्टोर कर सकें। ठीक है, इसके अलावा 2,74,600 पंप सेट्स, ठीक है, 1,26,000 स्प्रिंकलर्स एक्सेट्रा इनको डिस्ट्रीब्यूट किया गया, जिसका ऑब्जेक्टिव है हर खेत को पानी, मतलब कि हर खेत को पानी मिले, मतलब कि हर खेत को इरिगेशन फैसिलिटी मिले एंड पर ड्रॉप मोर क्रॉप, मतलब कि एक ड्रॉप में हम ज्यादा क्रॉप को कवर कर सके। ठीक है, जैसे स्प्रिंकल इरिगेशन की बात की जाती है, मतलब कि छींटे देके पानी करना ताकि इजीली कम पानी में हम सभी क्रॉप्स को एक्चुअली में इरिगेट कर सके। ठीक है, अभी इसके अंदर क्या इनिशिएटिव्स लिए गए हैं? सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स को डिस्ट्रीब्यूट किया गया, फार्म मशीनरी जो मतलब कि इक्विपमेंट्स हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट किया गया, एफिशिएंट वाटर एप्लीकेशन टूल्स प्रोवाइड किए गए, प्लांट प्रोटेक्शन, न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट से रिलेटेड जो वो है मतलब कि स्कीम्स है उनको चलाई गई हैं, क्रॉपिंग सिस्टम बेस्ड ट्रेनिंग्स को फार्मर्स को दिया गया है, प्राइमरी प्रोसेसिंग यूनिट्स जो लोकल रिक्वायरमेंट्स एज जो वहां के फार्मर्स को क्या रिक्वायरमेंट है उनके अकॉर्डिंग उस प्रोसेसिंग यूनिट्स को सेटअप किया गया। इसके अलावा कुछ असिस्टेंस प्रोवाइड की गई है फार्मर्स को ताकि वो क्या कर सके, अपनी प्रैक्टिसेस को इंप्रूव कर सकें, क्रॉपिंग सिस्टम की जो प्रैक्टिसेस है वो जो कल्टीवेशन है उसको क्या कर सके वो इंप्रूव कर सके, ताकि एक्चुअल में हम अपनी प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी को
बढ़ा सके। नेक्स्ट न्यूज है आरबीआई सेटअप पैनल फॉर स्ट्रेंथनिंग कंसोलिडेटिंग अर्बन कोऑपरेटिव बैंक। अगेन गाइस, जो इकोनॉमी में कवर होगी, हम काफी बार पढ़ते हैं अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के बारे में। अब सबसे पहले हम यही पढ़ लेते हैं अर्बन कोऑपरेटिव बैंक क्या होता है। देखो जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है, ये प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं जो अर्बन या फिर सेमी अर्बन एरियाज में लोकेटेड होते हैं। इनको रजिस्टर्ड किया जाता है। देखो गाइस, ये आपको पता होना चाहिए, ड्यूली रजिस्टर्ड होते हैं। ये रजिस्टर्ड होते हैं एज अ कोऑपरेटिव सोसाइटी, किसके अंडर, या तो प्रोविजन ऑफ आइदर द स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट ऑफ द स्टेट या फिर मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव एक्ट 2002, इन दोनों में से किसी भी एक एक्ट के अंदर एस्टेब्लिश होते हैं। जो यूसीबीज होते हैं, जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं, ये शेड्यूल भी हो सकते हैं, नॉन शेड्यूल भी हो सकते हैं, ठीक है। और अगर शेड्यूल या नॉन शेड्यूल होते हैं तब भी ये दो तरह से होते हैं, या तो मल्टी स्टेट होते हैं जो इनको सिंगल स्टेट में अगर, ठीक है, एक तो मल्टी स्टेट होंगे जो डिफरेंट स्टेट्स में ऑपरेट कर होंगे, या फिर जो सिंगल स्टेट में ऑपरेट करेंगे, ठीक है। इसके अलावा हमारे इंडिया में नियर अबाउट 1482 अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स है और 58 मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, ठीक है। देखो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक क्या होता है, देखो सिंपल मैं आपको बता चुकी हूँ। एक सेकेंड, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक में भी दो तरह के बैंक होते हैं जो सिर्फ एक ही स्टेट में लोकेटेड है, और कुछ ऐसे होते हैं जो डिफरेंट, लाइक पंजाब में भी उनकी ब्रांच है, हरियाणा में भी उनकी ब्रांच है, उनकी राजस्थान में भी ब्रांच है, ठीक है। तो ये जो बैंक्स होते हैं वो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं, ठीक है। अभी क्या, जो आरबीआई ने जो पैनल सेटअप किया था वो एक डॉक्यूमेंट के साथ है कि किस तरह से हम क्या कर सके, यूसीबी सेक्टर, जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का जो सेक्टर है जो गिर रहा है, उसको हम किस तरह से रिकवर कर सके, वाइब्रेंट बना सके, और एक इफेक्टिव मेजर सुजेस्ट किए कि किस तरह से हम इन बैंक्स को फास्टर रिहैबिलिटेट कर सके, और इनको किस तरह से जो इनके प्रॉब्लम्स हैं उनको किस तरह से हम रिजॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इन्होंने कुछ आरबीआई के रेगुलेटरी मैजर्स को भी देखा और उसको और अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स को उसके रिस्पेक्ट में लिया और इवैल्यूएट किया कि क्या रेगुलेशंस की उनको रिक्वायरमेंट है, मतलब किस तरह से हम यूसीबीज को रेगुलेट कर सकते हैं। इससे पहले पार्लियामेंट ने पास किया था बैंकिंग रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल 2020, जिसके अंदर ये बताया था कि किस तरह से, देखो गाइस, जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक में जो डिपॉजिटर्स हैं उनके डिपॉजिटर्स के इंटरेस्ट को हम किस तरह से प्रोटेक्ट कर सकते हैं, और आरबीआई को किस तरह से एम्पावर कर सकते हैं कि वो कोऑपरेटिव सोसाइटीज की बैंकिंग एक्टिविटीज को रेगुलेट कर सकते हैं। देखो गाइस, अब मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बताती हूँ क्या था। देखो गाइस, जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है उनको जो पहले रेगुलेट करता था, मतलब कि दोनों उसको रेगुलेट किया जाता है, एक मतलब कि मैं बताती हूँ, हाँ, रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज के द्वारा इनको रेगुलेट किया जाता था और साथ में आरबीआई के द्वारा भी रेगुलेट किया जाता था। लेकिन उस वक्त जो ज्यादा पावर थी वो किसके पास थी, रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज के पास थी, ठीक है। लेकिन फिर 2020 में ये बैंकिंग रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल को पास किया गया और इसमें क्या किया गया, आरबीआई को ज्यादा पावर दे दी कि आप कोऑपरेटिव सोसाइटीज की एक्टिविटीज को रेगुलेट कर सकते हो, ठीक है। इससे पहले क्या था, कोऑपरेटिव बैंक किसके अंदर आता था, डुअल रेगुलेशन ऑफ आरबीआई और रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, ठीक है। ये अभी आपको बता चुकी हूँ। अब अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के क्या इश्यूज है जो वो फेस कर रहे हैं। सबसे पहले क्या, मैनेजमेंट का इशू है, क्योंकि जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स हैं उनको कभी कभी पॉलिटिकल इंटरेस्ट की वजह से हाईजैक किया जाता है, क्योंकि देखो गाइस क्या होता है, वो एक पर्टिकुलर एरिया में होता है, तो उस पर्टिकुलर एरिया में जिसकी डोमिनेंसी होती है, जिस पॉलिटिकल पार्टी की मेजोरिटी होती है, वो कहीं ना कहीं क्या कर लेते हैं, उसकी ग्रोथ को हाईजैक कर लेती है, ठीक है। इसके अलावा क्या करती है, अगर आरबीआई पहले रेगुलेट करती थी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के अंदर, वो इतना स्ट्रिक्ट नहीं था एज कम्पेयर टू अदर बैंक, ठीक है। इसके अलावा ये मोस्टली क्या होता है, सिंगल ब्रांच बैंक्स होती है और इनमें जो प्रॉब्लम होती है वो एसेट रिस्क की प्रॉब्लम होती है, ठीक है, जो कहीं ना कहीं अगर एंटायर बैंक, अगर एक भी लोकल प्रॉब्लम की वजह से पूरा का पूरा बैंक क्या कर सकता है, डूब सकता है। इसके अलावा ये काफी ज्यादा कंपटीशन फेस करिए किससे, सेल्फ स्मॉल फाइनेंस बैंक से, पेमेंट बैंक से और एनबीएफ से। इसके अलावा इसमें प्रोफेशनलिज्म की कमी है, मतलब कि ये क्या करते हैं, मोस्टली लोकल लोगों को ही हायर करती है अपनी कोस्ट को, क्योंकि देखो लोकल जो बंदा है उसको सैलरी आपको कम देनी पड़ेगी, जिस वजह से एट द एंड क्या हो जाता है, आपका लॉस हो जाता है। नेक्स्ट न्यूज है सर्टिफाइड जूट सीड्स डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम एंड अवेयरनेस वर्कशॉप इनोग्रेटेड फॉर जूट फार्म। तो यदि अगेन देखो, यदि एग्रीकल्चर में कवर होगा, क्योंकि हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, जूट की बात कर रहे हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या किया जा रहा है कि फार्मर्स को एनकरेज किया जा रहा है कि जो सर्टिफाइड सीड्स है आप उनको यूज करो, ताकि आप अपनी इनकम को इंक्रीज कर सको, प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज। अगर आप अच्छी वैरायटी ऑफ सीड्स यूज करोगे तो ऑफकोर्स आपकी जो क्रॉप प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ेगी और अल्टीमेटली जो आपकी इनकम है वो बढ़ेगी। और ये कॉन्ट्रीब्यूट किया है एंड टू कॉन्ट्रीब्यूट इन जूट डाइवर्सिफाइड एंड टेक्सटाइल प्रोडक्ट, ठीक है। मतलब कि फार्मर्स को एनकरेज किया गया है कि आप क्या कर सको, एक तो सर्टिफाइड सीड्स को यूज करो और साथ में आप खुद भी कंट्रीब्यूट करो किसमें, जूट डाइवर्सिफाइड एंड टेक्निकल टेक्सटाइल प्रोडक्ट। देखो गाइस, आपको पता ही होगा जूट जो है, मतलब कि अच्छा, मतलब कि जूट चलो हम पढ़ते हैं, ठीक है। इंडिया में तो जूट जो इसको गोल्डन फाइबर बोलते हैं, कहाँ पे प्राइमरी ग्रोन होता है, वेस्ट बंगाल में होता है
ओडिशा, असम, मेघालय और त्रिपुरा। देखो गाइस, ये पांच स्टेट्स का नाम आप पढ़ लेना। इंडिया वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है किसका? रॉ जूट का और जूट गुड्स का। नियर अबाउट 50% या 40% है रिस्पेक्टिवली ऑफ ग्लोबल प्रोडक्शन। मतलब कि रॉ जूट का 50% प्रोड्यूस करता है और ग्लोबल प्रोडक्शन में, और जूट गुड्स को 40% कॉन्ट्रीब्यूट करता है। ठीक है, इसके अलावा जूट प्रोड्यूसिंग कंट्रीज कौन कौन सी है? बांग्लादेश, चाइना और थाईलैंड। ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, जूट का क्या मतलब कि उसका क्या एडवांटेज क्या है कि इसकी स्ट्रेंथ ज्यादा अच्छी होती है, थर्मल इंसुलेशन अच्छा होता है, इसमें ब्रीदेबल। अगर आप जूट बैग्स में कुछ अपने प्रोडक्ट को स्टोर करते हो तो वहां पे जो उसकी सेल्फ लाइफ होगी इस प्रोडक्ट की वो अच्छी बढ़ जाएगी, क्योंकि वहां पे ब्रीदेबिलिटी होगी, लो एक्सटेंसिबिलिटी होती है, ईज ऑफ ब्लेंडिंग विद बोथ सिंथेटिक एंड नेचुरल फाइबर, और कुछ इसकी प्रॉपर्टीज होती है जो एंटीस्टैटिक प्रॉपर्टीज होती है। ठीक है, मेजर चैलेंजेस क्या फेस किया जा रहा है? ये कहीं ना कहीं इसकी जो प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी है वो ऑक्सीडेट हो चुकी है, बैकवर्ड हो चुकी है, प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन की कमी है, और रॉ मटेरियल की शॉर्टेज हो रही है। अब जूट इंडस्ट्री क्या स्टेप्स फेस कर रही है, स्टेप्स क्या लिए गए हैं ताकि हम जूट इंडस्ट्री को क्या कर सके, थोड़ा ग्रो कर सके। देखो गाइस, अभी क्या है जूट इंडस्ट्री, देखो हमें पता है कि शुगर है, शुगर में क्या है, शुगर को पैक करने के लिए जूट को बोला गया है कि 20% या कितना परसेंट क्या आपको जूट बैग्स में आपको स्टोर करने। ये हम क्यों कर रहे हैं? ताकि जूट इंडस्ट्री को हम क्या कर सके, बूस्ट कर सके। ठीक है, मैंडेटरी पैकेजिंग जूट मटेरियल्स में अलाउड किया गया है। अभी क्या मिनिमम जो 100% जो फूड ग्रेड है और मिनिमम 20% शुगर को कंपल्सरी किया गया, आपको जूट बैग्स में ही पैक करना है। इसके अलावा जूट को हमने MSP डिजाइन में भी इंक्लूड किया गया है। जूट आइडिया दैट इज अ जूट इम्प्रूव्ड कल्टीवेशन एंड एडवांस रेटिंग एक्सरसाइज, ताकि हम सर्टिफाइड सीड्स को यूज कर सके और साइंटिफिक टेक्निक्स को अडॉप्ट कर सके। नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन के अंदर भी कमर्शियल क्रॉप जूट प्रोग्राम को चलाया गया, ये अभी हमने ऊपर पढ़ा है। इसके अलावा जूट डेवलपमेंट अंडर किसके अंदर, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंदर भी हमने जूट को लेके आए हुए हैं। ठीक है, क्लाइमेटिक और सोइल रिक्वायरमेंट क्या होती है जूट की, हम पढ़ लेते हैं। ज्योग्राफी सेक्शन के अंदर ही काफी अच्छा कंप्लीट हो जाएगा। जूट क्रॉप को क्या क्लाइमेट रिक्वायर होता है, ह्यूमिड क्लाइमेट इसको रिक्वायर होता है। टेम्परेचर कितना चाहिए होता है, 24 से 38 डिग्री सेल्सियस, और मिनिमम रेनफॉल इसको 1000 मिलीमीटर या 100 सेंटीमीटर इसको रिक्वायर्ड होती है। जूट किस किस सॉइल से, मतलब कि कहाँ का उग सकता है? क्ले और सैंडी लोम सॉइल में जूट इजीली कल्टीवेट हो सकता है, लेकिन जो लोमी एल्यूवल सॉइल है वो इसके लिए बेस्ट है। इसके अलावा जो लेटराइट और ग्रेवल सॉइल है वो इसके लिए सुटेबल नहीं है। ठीक है, इस जो ग्लू एल्यूवल सॉइल है जिसमें गुड डेप्थ है, रिसीविंग सिल्ट है एनुअल फ्लड से, वो बेस्ट होती है जूट कल्टीवेशन। ठीक है, जो जूट का जो सोइंग टाइम होती है वो एरिया टू एरिया डिफरेंट करता है। ठीक है, कहीं पे प्री मानसून शेप में बेस्ट होता है और कहीं डिपेंड करता है वहां पे मॉइस्चर कितना अवेलेबल है। ठीक है, तो ये जूट की, तो यहाँ पे आपका जो ज्योग्राफी के अंडर आप डिफरेंट क्रॉप्स का क्लाइमेट फैक्टर पढ़ते हो तो ये कवर होंगे। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं छोटी छोटी न्यूज पे। सैंडेज क्या है? बिकॉज ये एक मैसेजिंग प्लेटफॉर्म है जो अभी नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर के द्वारा लॉन्च है। जैसे आपका व्हाट्सएप है वो क्या है, वो भी तो मैसेजिंग प्लेटफॉर्म है, उसी तरह सैंडेज है वो एक मैसेजिंग प्लेटफॉर्म है जो नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर के द्वारा लॉन्च किया गया, विच अंडर मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT के अंडर। इनिशियली इसको सिर्फ गवर्नमेंट ऑफिसर्स के लिए ओपन किया था, लेकिन अभी इसको कॉमन पब्लिक के लिए भी रिलीज किया जा रहा है। इसके एडिशनल सेफ्टी फीचर है, क्योंकि यहाँ पे जो भी आपके मैसेज है वो जो यूजर है वो अपने मैसेज को एज अ कॉन्फिडेंशियल मार्क कर सकता है और अलाउ करता है रेसिपिएंट को कि अपने मैसेज से आप अवेयर रहो और कि दूसरों के साथ शेयर करना है या नहीं करना। ठीक है, ये जो लॉन्च किया गया था इस मैसेजिंग प्लेटफॉर्म को, एक गवर्नमेंट की स्ट्रेटेजी का पार्ट था, ताकि हम इंडिया के जो मेड सॉफ्टवेयर है उसको यूज कर सके और एक इकोसिस्टम बना सके, ताकि हम इंडिया में रह के इंडिया के जो डेवलप प्रोडक्ट्स हैं उनको यूज कर सके। नेक्स्ट है डिजिटल इंटेलिजेंस यूनिट। ठीक है, डिजिटल इंटेलिजेंस यूनिट एक नोडल एजेंसी है, सेटअप की गई है किसके द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस के द्वारा, ताकि हम क्या कर सकें, जो भी फाइनेंशियल फ्रॉड से रिलेटेड जो केसेस हैं उनके केसेस को स्पीडली इन्वेस्टिगेट कर सके और रिजोल्व कर सके, और साथ में कुछ टेलीकॉम रिसोर्सेज से रिलेटेड जो केसेस हैं उनको हम क्या कर सके, इन्वेस्टिगेट कर सके। ये क्या करेगा, डिफरेंट लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी के साथ कोऑर्डिनेट करता है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के साथ कोऑर्डिनेट करता है, टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स के साथ कोऑर्डिनेट करता है इन्वेस्टिगेशन के लिए। ठीक है, इसके अलावा जो लाइसेंस सर्विस एरिया लेवल पे टेलीकॉम एनालिटिक्स फॉर फ्रॉड मैनेजमेंट कंज्यूमर प्रोटेक्शन सिस्टम को भी क्रिएट किया गया है। इससे क्या होगा, लोगों के ट्रस्ट को स्ट्रेंथन मिलेगा डिजिटल इकोसिस्टम में, और फाइनेंशियल डिजिटल ट्रांजैक्शंस को हम प्राइमरी मोबाइल के थ्रू और सिक्योर बना सकते हैं। तो गाइस आपको पता है आजकल क्या करते हैं ज्यादा गूगल पे, फोन पे, मतलब कि डिजिटल ट्रांजैक्शंस को इवन भी मतलब कि अच्छा भी, मतलब कि हम लोग बूस्ट भी दे रही है गवर्नमेंट। ठीक है, डिजिटल बनो, डिजिटल एक्टिव बनो। ठीक है, लेकिन इससे रिलेटेड क्या फ्रॉड्स बहुत हो जाते हैं। ठीक है, तो इन फ्रॉड्स को से बचने के लिए क्या कर रहे हैं, इस डिजिटल इंटेलिजेंस यूनिट को लॉन्च किया गया, ताकि वो क्या कर सके, अगर जो फाइनेंशियल फ्रॉड्स है उनको इन्वेस्टिगेट कर सके, और ये जो इस इकोसिस्टम को, जो डिजिटल इकोसिस्टम है उसमें लोगों का ट्रस्ट और बिल्ड कर सके, और ताकि जो मोबाइल से जो पेमेंट्स है उनको थोड़ा और सिक्योर बना सके। ठीक है, नेक्स्ट है
करला पट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ओडिशा, अभी क्या है यहाँ पे 6 एलिफेंट्स डाई हुए हैं इस सेंचुरी में पिछले 14 दिन में। किसकी वजह से? हीमोग्राफिक सेप्टिका वजह से। जो हीमोग्राफिक सेप्टिकामिया है ये एक बैक्टीरियल डिजीज है, कंटेजियस मतलब कि एक से दूसरे को फैलने वाली है, जो एनिमल्स को इन्फेक्ट करती है जो इनके कांटेक्ट में आ जाए। किसके कांटेक्ट में आ जाते हैं? अगर कंटेमिनेटेड वाटर या सॉइल के कांटेक्ट में आ जाते हैं। ठीक है, ये सेंचुरी कहाँ लोकेटेड है? कालाहांडी डिस्ट्रिक्ट। और ये जो रिच है, ये जो सेंचुरी है, इट इज रिच इन वाइल्ड लाइफ, जैसे लेपर्ड भी यहाँ पे, गोर, सांबर, नीलगरी, नीलगाय, बार्किंग डियर, माउस डियर, सॉफ्ट रोज और तो यहाँ पे सब पाए जाते हैं। जो फूलिजन वाटरफॉल है यहाँ पे लोकेटेड है, इस सेंचुरी से क्लोजली रिलेटेड। ठीक है, तो गाइस ये इंपॉर्टेंट बन जाती है आज की लास्ट दैट इज द ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। ठीक है, आप चाहिए। अभी प्रधानमंत्री ने क्या किया, यहाँ पे चादर ऑफर की है ड्यूरिंग इनकी 809th उर्स फेस्टिवल, जो कि दरगाह ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ये पर्शियन सूफी सेंट थे जिन्होंने साउथ एशिया में चिश्ती ऑर्डर को एस्टेब्लिश किया था। देखिए, अगर आपने सूफी पढ़ा है, सूफी मतलब कि मिडिवल इंडिया में, तो आपको पता होगा भक्ति मूवमेंट एंड सूफी मूवमेंट में, तो वहाँ पे आपको चिश्ती ऑर्डर पढ़ा हुआ है। ठीक है, जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया था इस्लामिक सूफी मिस्टिक ऑर्डर को स्प्रेड करने में। इन्हें गारिब नवाज भी बोला जाता था, दैट इज द बेनिफिशियर ऑफ द पुअर। इनके डेथ के बाद क्या है, मुस्लिम जो श्राइन है उन्होंने दरगाह को इरेक्ट किया था अजमेर राजस्थान में, किसके द्वारा? इल्तुतमिश ने, और उसको फिर द्वारा एनलॉर्ज किया गया था, किसके द्वारा? मुगल एम्पर हुमायूं के द्वारा। ठीक है, तो गाइस यहाँ पे हमारी जो 16 फरवरी के डेली करंट अफेयर्स होते हैं वो कंप्लीट होते हैं। अगर आपको पसंद आए लाइक करना, कोई डाउट हो कमेंट करना। तब तक बाय बाय, टाटा।